गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है एनटीए नेट 2020, उसकी यूनिट है शोध अभिक्षमता। उसका टॉपिक करेंगे हम आज प्रतिचयन के प्रकार या टाइप ऑफ सैम्पलिंग। इससे पहले हमने शोध का अर्थ, उसकी विशेषताएं, अनुसंधान के जो स्टेप होते हैं वो किए हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरा चैनल है उस पर दो प्रकार की प्लेलिस्ट हैं। एक इंडियन पॉलिटी की जो हर प्रकार के एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरा एनटीए नेट का। अभी कुछ वीडियो एनटीए नेट की ही डलेंगी क्योंकि ये पेपर नज़दीक है। तो आज करेंगे हम सैम्पलिंग। जो प्रतिचयन होता है इसको प्रतिचयन भी बोलते हैं, प्रतिदर्श भी बोला जाता है, प्रतिदर्श, न्यायदर्श भी बोल देते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि जो 10 नंबर का आएगा एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे शोध अभिक्षमता वाली यूनिट से भी, तो जो सैम्पलिंग का क्वेश्चन होता है वो भी मोस्टली क्या हर बार पूछा ही जाता है सैम्पलिंग के बारे में कि ये कौन सी सैम्पलिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैम्पलिंग को जैसे प्रतिचयन भी बोला जाता है, प्रतिदर्श भी बोला जाता है, न्यायदर्श भी बोलते हैं, और सिंपल हिंदी में सैम्पलिंग भी लिख देते हैं। ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। तो सैम्पलिंग के प्रकार देखेंगे हम कि सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है। सैम्पलिंग क्या है? 2 प्रकार की होती है। सैंपल क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। सैंपल होता है मतलब नमूना। हिंदी में इसको क्या बोले? नमूना। किसी का प्रतिरूप, छोटा रूप उसको बोल सकते हैं। शोध में क्या होता है सैंपल या नमूना कि जितनी भी इकाइयां हैं, इकाई क्या होती है? जिनसे हम सूचना इकट्ठा करते हैं, जो हमारे शोध की इकाइयां होती है, मान लो पॉपुलेशन होती है जो, उसका पूरे का हम अध्ययन न करके उसमें से कुछ का क्या है सैंपल निकाल लेते हैं, मतलब कुछ का नमूना ले लेते हैं और उन्हीं पर अध्ययन हम करते हैं। और वो जो सैंपल होता है वो उन सभी का ही प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जो पहले भी मैंने बताया था, उदाहरण दिया था, जो गेहूं की बोरी है मान लो, उसमें से हमने अनाज देखना है, तो हम उस पूरी गेहूं की जो बोरी होती है उसको ना देखकर उसमें से एक मुट्ठी भर चावल गेहूं निकाल कर देखते हैं, और वो क्या करता है, वो मुट्ठी भर चावल या गेहूं क्या है, कैसे होते हैं वो, जैसी वो पूरी बोरी होती है वो ऐसे ही होते हैं। इसी प्रकार अनुसंधान में भी जो नमूना होता है, सैंपल होता है, वो पूरी जो पॉपुलेशन होती है जिसका हमने अध्ययन करना है उसका ही प्रतिनिधित्व करता है। इससे क्या होता है कि हम सही प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, हमारा टाइम बचेगा और जो धन होता है वो भी उसमें कम खर्च होता है, और एक अध्ययन भी सही प्रकार से हो सकता है। पॉपुलेशन कितनी भी हो सकती है, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि हमारा शोध किस प्रकार का है, तो उसमें से हम कुछ को ही चयन करेंगे। वो चयन करना क्या होता है, वो होता है सैंपल या नमूना, प्रतिदर्श, न्यायदर्श भी इनको बोल सकते हैं। ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। अब है कि जो सैंपल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो सैंपल लिए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, संभाव्य प्रतिदर्श या न्यायदर्श, असंभाव्य प्रतिचयन। संभाव्य प्रतिचयन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपल। इसको रैंडम सैंपलिंग भी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहा जाता है। ये हिंदी में भी आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हिंदी में भी लिखा आ सकता है और रैंडम भी हिंदी में लिखा आ सकता है, संभाव्य भी लिखा आ सकता है। संभाव्य क्या होता है? संभाव्य प्रतिचयन कि जिसमें जो भी चयन किया गया है, जिसका हम चयन करेंगे इकाइयों का, उनके चयन की समान संभावना रहती है। संभाव्य प्रतिचयन कहने का मतलब है कि जो भी जनसंख्या होगी उसमें से हम जितनी जनसंख्या का चयन करेंगे उनके चयन की क्या है, समान संभावना रहती है। किसमें? संभाव्य प्रतिचयन में। एक प्रतिचयन, एक तो ये हो गया सैंपल संभाव्य, और दूसरा है असंभाव्य प्रतिचयन या नॉन प्रोबेबिलिटी प्रतिचयन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग। ये क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें से जब हम मतलब इकाइयों का चयन करेंगे, उनके चयन की क्या है, संभावना है, समान नहीं रहती। कहने का मतलब है कि वहां पर जानबूझकर जो शोधकर्ता होता है अपनी मन मर्जी से किसी भी प्रकार की इकाइयों का चयन कर सकता है।
असंभाव्य प्रतिचयन में ये होता है, और जो संभाव्य होता है उसमें सभी प्रकार की जो इकाइयां होती हैं उनका जो सिलेक्शन होता है, उनकी सिलेक्शन की समान संभावना रहती है। जब हम इनके ये करेंगे कि ये कौन कौन से प्रकार के हैं, उसमें सही प्रकार से समझ में आ जाएगा आपको। अब है संभाव्य प्रतिचयन। संभाव्य प्रतिचयन के कौन कौन से प्रकार हैं और वो देखेंगे। सबसे पहले है संयोगिक प्रतिचयन। संयोगिक प्रतिचयन या रैंडम सैंपलिंग। रैंडम क्या होता है कि रैंडमली हमारी तरफ से उसमें कोई ये नहीं है कि हमने इसका चुनाव करना है, इसका चुनाव करना है, नहीं, संयोगिक रूप से ही हम इकाइयों का चयन करते हैं, वो होता है संयोगिक या रैंडम सैंपलिंग। उसके बाद है लॉटरी। जो ये संयोगिक है, संयोगिक सैंपलिंग है, इसी के पार्ट हैं लॉटरी, निश्चित क्रम विधि और टिपेट विधि। अब लॉटरी क्या होती है? लॉटरी का तो आप लोगों को पता ही है। जैसे लॉटरी में क्या होता है, कोई भी संख्या होती है और उसमें से किसी का भी, जैसे पर्चियां बना ली जाती हैं, पर्चियां होती हैं लॉटरी की, तो उसमें से किसी का भी रैंडमली उनमें से किसी का भी एक का चुनाव कर लिया जाता है कि उसकी लॉटरी लग जाती है। इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, जितनी भी इकाइयां होती हैं उनको क्या करेंगे, एक क्रम संख्या दी जाती है। क्रम संख्या दी जाती है, उन संख्याओं की क्या है, पर्ची बना ली जाती है, और फिर लॉटरी विधि के द्वारा कि हमने जितनी पॉपुलेशन लेनी है, जितनी इकाइयां लेनी है, उनको क्या है अलग, उन पर्चियों में से अलग निकाल लेते हैं लॉटरी विधि की तरह, और फिर उन पर अध्ययन करते हैं। क्योंकि वो पर्चियां होती हैं हमारी तरफ से, उसमें कोई ये नहीं है कि हमने इस इकाई का चयन करना है या ये मेरा जान पहचान वाला, नहीं, हमने पर्चियों का सिलेक्शन किया है लॉटरी विधि के द्वारा। एक तो होता है ये लॉटरी विधि, दूसरा होता है निश्चित क्रम विधि। निश्चित क्रम विधि क्या है, जितनी भी जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, उनको एक क्रम दे दिया जाता है। मान लो 1 2 4 5 6 7 8, कितनी भी पॉपुलेशन है, 1000 तक है, ठीक है, तो इनको एक क्रम दे दिया। अब रैंडमली क्या है, हम किनको उठाएंगे, या तो सम को उठा लेंगे या विषम को उठा लेंगे। सम को उठाएंगे तो 2 4 6 8 10 12, इन इकाइयों पर हम क्या है अपना अध्ययन करेंगे, इनको सैंपल के रूप में निकाल लेंगे। ये होता है निश्चित क्रम विधि। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद है टिपेट विधि। टिपेट विधि भी संयोगिक प्रतिचयन की विधि है। इसमें क्या होता है, ये टिपेट ने जारी की थी, उसने क्या था अपनी एक अलग से तालिका बनाई थी। उस तालिका में क्या थे, जो उसने 10,400 संख्याएं ली थी, और इन संख्याओं की 10,400 संख्याओं की क्या है, उसने एक सारणी बनाई थी, और उस सारणी को अलग, मतलब उस सारणी पे क्या थे, उस सारणी के जितने भी पेज बने थे उनको पेज पे लिख दिया, इन जो संख्याओं को सारणी बनाई, और फिर रैंडमली रूप से पेजों का सिलेक्शन किया गया। जिस पेज पे जितने जो संख्याएं थी उन इकाइयों का क्या है चयन किया गया। कहने का मतलब है ये सिर्फ क्या थे, इकाइयों का चयन करने की विधि है। इकाई कौन होती है, पॉपुलेशन होती है, जिन पर हम अध्ययन करते हैं। सिर्फ ये है कि हमने हमारी तरफ से जानबूझकर इकाइयों को नहीं चयन किया है, जिससे हमारे शोध में क्या है मतलब अभिनीति ना आए, बेस्ट ना हो कि ये मेरी जान पहचान का है, ये मेरे गांव का है, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन को सिर्फ हमने क्या है रैंडमली ली है अध्ययन करने के लिए। उसके बाद है वर्गीकृत प्रतिचयन। वर्गीकृत प्रतिचयन है जो, ये भी संभाव्य प्रतिचयन का ही है। इसमें क्या होता है कि वर्गों में डिवाइड कर लिया जाता है, किसको, पॉपुलेशन को वर्गों में डिवाइड कर लिया जाता है, और उन वर्गों से उतने ही पॉपुलेशन ली जाती है जितनी वो क्या है उस वर्ग में होती है। मान लो किसी भी कॉलेज में कितनी लड़कियां हैं, 1000 लड़कियां हैं, और 1000 ही क्या है लड़के हैं। 1000 नहीं, कितने लगा लो, 2000 लड़के लगा लो, ठीक है। अब इनका किसी कॉलेज में मान लो लड़के और लड़कियों पर अध्ययन करना है, उस कॉलेज में 1000 लड़के हैं और 2000 क्या है लड़कियां हैं। पहले हम इनको वर्गीकृत मान लो कि पॉपुलेशन को वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं।
वर्गों में डिवाइड कर लिया, लड़के और लड़कियां। फिर प्रतिचयन कैसे लेना है, लड़कियों की जितनी संख्या है और लड़कों की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उतना ही इनका क्या लेना है, सैंपल लेना है। मान लो इनका 10% लेंगे दोनों का ही, 10% लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, और 10% लड़के लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। कि जितनी वो पूरी पॉपुलेशन में है वो इकाइयां उतना ही मतलब किसमें लेना है, सैंपल में उनको लेना है। समझ गए। उसके बाद है गुच्छ प्रतिचयन या क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें गुच्छ प्रतिचयन भी आ सकता है, सीधा क्लस्टर प्रतिचयन भी आ सकता है, हिंदी में लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि जो प्रतिचयन की जो इकाइयां हैं, जब किसी का भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर चयन करना है तो पहले हम उनको क्या है, समूहों में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन समूहों से क्या लेते हैं, प्रतिचयन लेते हैं रैंडम विधि के द्वारा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है असंभाव्य प्रतिचयन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। असंभाव्य प्रतिचयन क्या होता है, असंभाव्य प्रतिचयन होता है कि जिसके अंदर जो इकाइयां हैं, पॉपुलेशन है, उनके चुनाव की क्या है, संभावना समान नहीं रहती। ये नहीं रहता कि समान रूप से। इसमें क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है वो अपनी मर्जी से किसी भी मतलब इकाई का चयन कर सकता है। दोनों में ये मेन अंतर है, संभाव्य और असंभाव्य में। संभाव्य में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है कि सभी की चयन की संभावना समान रहती है, कोई भी इकाई आ सकती है। लेकिन असंभाव्य में समान नहीं रहती, जो शोधकर्ता होता है उस पर डिपेंड करता है। इसके कौन कौन से हैं, इसके आगे हैं उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन पाठ। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण कि जो शोध का जो उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के लिए जो अनुसंधान करता है उन्हीं इकाइयों का चयन करता है, जिससे उसके शोध का जो पर्पस होता है वो पूरा हो सके। मान लो कोई शोध करता है, आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का शोध कर रहा है, तो वो किन लोगों को अपने शोध में सैंपल के रूप में लेगा, जिनको आर्थिक क्षेत्र की क्या है जानकारी होती है, उन्हीं को लेगा। आम लोगों को तो लेगा नहीं, क्योंकि आम लोगों को अगर वो अपने शोध में सैंपल के रूप में लेगा तो उनको पता ही नहीं होगा कि क्या बताना है, कैसे, उनको जानकारी ही नहीं होगी। तो उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन वही होता है जिसमें जो शोध के उद्देश्य को ध्यान में रखकर शोधकर्ता द्वारा चयन किया जाए जिस प्रतिचयन का। उसके बाद है अंश प्रतिचयन। अंश प्रतिचयन, कोटा सैंपलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा सैंपलिंग बहुत बार क्वेश्चन आता है कोटा सैंपलिंग से, या अंश प्रतिचयन एक ही बात है। इसका क्या होता है, कोटा की एक निश्चित जितनी संख्या है इकाइयों की, उसका मतलब एक निश्चित कोटा सैंपल के रूप में लिया जाता है। जो अंश प्रतिचयन होता है और वर्गीकृत प्रतिचयन होता है, दोनों में समानता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर रैंडमली रूप से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो शोध करता है वो वैसे ही चयन करता है, एक निश्चित कोटा तो लेता है, लेकिन वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कितना लेगा, कौन कौन सी इकाइयों का चयन करेगा। अंश प्रतिचयन। उसके बाद है आकस्मिक प्रतिचयन। एक्सीडेंटल सैंपलिंग क्या होता है कि जो शोधकर्ता होता है आकस्मिक रूप से क्या है इकाइयों का चयन करता है। कैसे, जहां पर भी उसको मिल जाती है इकाइयां, वहीं पर उसका वो क्या है चयन कर लेता है। जैसे मान लो उसने अनुसूची भरवानी है, कहीं पर गया हुआ है, कहीं भी भीड़ है, या किसी मॉल में, कहीं पर भी उसको जहां पर भी क्या है इकाइयां मिल जाती हैं, वहीं पर वो उनसे क्या है डाटा इकट्ठा कर लेता है। तो ये है आकस्मिक प्रतिचयन। उसके बाद है सुविधा प्रतिचयन, कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये क्या होता है कि सुविधा, जहां पर शोधकर्ता को जो सैंपलिंग चयन की सुविधा लगे, जो उसको सुटेबल लगेंगी जो इकाइयां, उन्हीं का वह अपने शोध में क्या है चयन कर लेता है। सुविधा प्रतिचयन, उसको ये नहीं है सैंपल लेने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती। जिस प्रकार की इकाइयां, जो इकाइयां वो चाहेगा वही वो क्या है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग वो अपना सैंपलिंग का निर्माण कर सकता है। उसके बाद है
स्वेच्छा प्रतिचयन, इसको स्नोबल सैंपलिंग भी कहते हैं। स्वेच्छा प्रतिचयन की जो इकाइयां शोध में अपनी स्वेच्छा से क्या है मतलब भाग ले सकती हैं, स्नोबल सैंपलिंग भी इसको कहा जाता है। स्नोबल सैंपलिंग क्या होती है? स्वेच्छापूर्ण कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से क्या है उसके बारे में जानकारी देते हैं जो शोध होता है। और एक व्यक्ति मान लो कोई व्यक्ति नशा करता है, उससे पूछा जाए तो उससे डाटा लिया जाएगा, उसके बाद वही व्यक्ति दो और लोगों के बारे में बताएगा जो नशा करते हैं उनके बारे में, फिर उनसे पूछेगा शोधकर्ता, उसके बाद वो व्यक्ति आगे दो और व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार हर क्षेत्र में ऐसे होता है, जिसको जो जानकारी होती है वो आगे आगे बताता रहता है कि इन लोगों से पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सैंपल के प्रकार। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।